Okay, let's start with this new topic now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. LC oscillations. With this, we'll start AC alternating currents. So first हम यहाँ पर एक special circuit की बात कर रहे हैं, which consists of an inductor L and a capacitor C. Okay, inductor L and capacitor C. Somehow आपने कैपेसिटर को चार्ज किया है. ओके, सपोज ये स्विच जो है वो अभी बंद था. आपने बैटरी लगा दी कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. अब आप बैटरी इस कैपेसिटर को, जो फुली चार्ज कैपेसिटर है, उसे आप कनेक्ट कर रहे हैं विद दिस इंडक्टर. ओके, विद दिस इंडक्टर. So L is for the inductor and C is for the capacitor. That's why we call it LC circuit. और इसमें जो oscillations होंगे we call that LC oscillations. अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, अब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकती हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इन बिटवीन द कैपेसिटर या तो वैक्यूम है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है. तो यहां से रास्ता नहीं है चार्ज फ्लो के लिए, यहां से रास्ता है. ओके, यहां से रास्ता है. सो व्हाट विल हैपन इज कि चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग. पॉजिटिव चार्ज अगर हम कंसिडर कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज. दैट मींस करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज. सो आपने स्विच को ऑन कर दिया. ऑफ कोर्स स्विच ऑन करने के टाइम करंट तो जीरो है. अब करंट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रही है, फ्लो हो रही है. अब इंडक्टर का हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज कर लेता है. सो ये करंट जो है वो इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं होगी. इट विल टेक सम टाइम टू इंक्रीज. ये धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी. सो ग्रोइंग स्टेज में करंट है, करंट धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है, और एट दिस टाइम करंट कुछ है, काउंटर क्लॉकवाइज करंट है. करंट काउंटर क्लॉकवाइज है तो यहां पर इंडक्टर के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और मैग्नेट फील्ड के साथ एनर्जी वहां पर होगी. और यहां से क्या होगा, कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वो निकल रही है ऊपर वाले प्लेट से. जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले प्लेट से निकल जाएगी तो ऊपर वाला प्लेट जो है उसकी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी. ओके, उसकी पॉजिटिव, क्योंकि कुछ निकल रही है तो उसकी पॉजिटिव चार्ज जो थी वो कम हो रही है, और वो पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले प्लेट पे आ जाएगी. नीचे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो आएगा वो इस नेगेटिव को कुछ न्यूट्रलाइज कर लेगा. न्यूट्रलाइज करके इसकी नेगेटिव चार्ज जो है वो भी कम हो जाएगी. सो ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगी, नीचे नेगेटिव चार्ज कम होगी. सो विल से कि कैपेसिटर की चार्ज कम हो गई, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कम हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी. यहां से मैग्नेट फील्ड था ही नहीं, अब मैग्नेट फील्ड कुछ इंक्रीज हुआ है तो मैग्नेट फील्ड की एनर्जी इंक्रीज होगी. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, एनर्जी वाइज अगर हम कंसिडर कर लेंगे, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो यहां पर सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, मैग्नेट फील्ड में कुछ एनर्जी नहीं थी क्योंकि मैग्नेट फील्ड अभी है ही नहीं. तो यहां पर पार्शियली एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में है. कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड. और रिमेंबर करंट जो वो ग्रोइंग स्टेज में है. सो करंट जो इंक्रीज होते होते मैक्सिमम बन गई यहां पर. अब मैक्सिमम वहां पर बन गई और कैपेसिटर की चार्ज जीरो है. ये दो चीजें मैं साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूं. ओके, ये दो चीजें मैं साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूं. द रीजन इज, वो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझ सकते हैं. हमें पता है कि इंडक्टर में एनर्जी जो होती है वो 1/2 Li² के बराबर है. ओके, 1/2 Li². तो यहां पर सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, यहां पर कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर हो गई. ओके, सो करंट इंक्रीज हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी. आएगी कहां से? फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर में है. अब धीरे धीरे करके सारी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगी. अब जब सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मैक्सिमम होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? जब करंट उसके थ्रू मैक्सिमम होगी. तो यहां पर मैक्सिमम एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है, वो तब होगा जब करंट मैक्सिमम होगी. ओके, वो तब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा. अब दूसरे साइड से देखें, मैक्सिमम एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है, दैट सिंपली मींस सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में. सारी एनर्जी अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एनर्जी ही नहीं है. यहां पर कुछ एनर्जी ही नहीं है, दैट मींस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, दैट मींस कैपेसिटर की कोई चार्ज ही नहीं है.
सो जब कैपेसिटर की चार्ज जीरो बन रही है उसी टाइम करंट जो वो मैक्सिमम बन रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इजीली समझ सकते हैं। अब यहां पर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी यहां पर है, सारी एनर्जी यहां पर है, मतलब एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, दैट मीन्स करंट मैक्सिमम है। तो करंट जब मैक्सिमम होगी कैपेसिटर की चार्ज जो है वो जीरो के बराबर है। अब करंट डिक्रीज हो जाएगी। अब एब्रप्टली इंडक्टर तो डिक्रीज होने नहीं देगा, इट विल टेक सम टाइम, ओके, स्लोली ये डिक्रीज हो जाएगी। जब दैट मीन्स कि करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो करंट कंटिन्यूज टू फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है दैट कंटिन्यूज टू फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ, उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो कम हो रहा है, करंट कम हो रही है। अब देख लें ऊपर वाले प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, ओके, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल प्लेट है। वहां से अगर आप पॉजिटिव चार्ज को निकाल रहे हैं तो द प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज जो वो नीचे वाले प्लेट को जाएगी। अब नीचे वाला प्लेट न्यूट्रल है तो जब वो पॉजिटिव चार्ज उसको जाएगी दैट प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सो अगेन नाउ यू कैन सी कि कैपेसिटर की चार्ज जो जीरो थी अब चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन विद रिवर्स पोलैरिटी। यहां पर ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव था, अब यहां पर ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव है, तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। तो अगर आप इस पोलैरिटी को पॉजिटिव पोलैरिटी कहेंगे, इस पोलैरिटी को हम नेगेटिव पोलैरिटी कह सकते हैं। So charge of the capacitor maximum with positive polarity, charge decreases with positive polarity, charge becomes zero, charge increases with negative polarity. Okay, remember current जो है वो डिक्रीजिंग स्टेट में है, और डिक्रीज होते होते एक टाइम आएगा कि जीरो बन जाएगी। जीरो बनने का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, यहां पर कोई एनर्जी नहीं है तो सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, सारी एनर्जी कैपेसिटर में, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम है। कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? रिमेंबर कैपेसिटर की एनर्जी होती है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, और कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम मतलब चार्ज मैक्सिमम है, ओके, चार्ज मैक्सिमम है। तो चार्ज मैक्सिमम लेकिन विद दैट नेगेटिव पोलैरिटी, यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी थी, यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी है, विद ऑल द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, करंट जो है वो जीरो के बराबर बन गई। सो नोट कर लें, यहां पर भी चार्ज मैक्सिमम थी, करंट जीरो के बराबर थी, यहां पर भी चार्ज मैक्सिमम है, करंट जीरो के बराबर है। So these two will go together. जब charge of the capacitor is maximum, current in the circuit, current in the loop is zero. Okay, now अब फिर से यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर में, इसके वजह से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर लेगी, क्लॉकवाइज अब फ्लो कर लेगी। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सेइंग कि जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है। अभी तक जो भी आपने देखा है वो डीसी करंट्स हैं, जहां पर करंट जो है डायरेक्शन सेम रह रही थी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अगेन इंडक्टर उसे अब्रप्टली इंक्रीज नहीं होने देगा, तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो करंट जो है वो इंक्रीजिंग स्टेट में है, यहां से यहां तक, ओके, इंक्रीजिंग स्टेट में। करंट जब इंक्रीज होगी तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज हो जाएगी। ये जो मैंने दिखाई आएगी कहां से? फ्रॉम द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। ना यहां पर हो क्या रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल रही है। रिमेंबर दिस प्लेट जो है वो पहले से ही पॉजिटिवली चार्जड है, तो वहां से पॉजिटिव चार्ज निकलने का मतलब होगा कि वो उसकी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज कम होगी। वो पॉजिटिव चार्ज जब ऊपर वाले प्लेट पे आ जाएगी तो वहां पहले से ही नेगेटिव चार्ज जो है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो उसकी नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगी। सो ओवरऑल कैपेसिटर की चार्ज कम हो रही है, कैपेसिटर की चार्ज कम होगी तो कैपेसिटर की एनर्जी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ओके, सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, यहां पर सारी एनर्जी उसी में थी, एनर्जी कम हो गई है। वो क्यों कम हो गई है? क्योंकि कुछ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट हो गई है। सो एनर्जी इज बीइंग अगेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ ये रिमेंबर करंट जो है वो इंक्रीजिंग स्टेट में थी, अब इंक्रीज होते होते मैक्सिमम बन गई है। मैक्सिमम जब करंट होगी, यहां पर भी वही बात थी, मैक्सिमम जब करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। सारी एनर्जी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, दैट मीन्स वहां पर कोई चार्ज नहीं है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैक्सिमम करंट और कैपेसिटर की चार्ज जीरो होना जो है दे विल गो टुगेदर।
ओके, दे विल गो टुगेदर। सो जैसे यहां पर था चार्ज कैपेसिटर की 0 के बराबर थी, करंट मैक्सिमम थी, यहां पर भी वही है, कैपेसिटर की चार्ज 0 के बराबर है, करंट जो है वो मैक्सिमम है। हाँ, फर्क ये है कि यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज है, यहां पर क्लॉकवाइज है। और फिर जाके अब करंट डिक्रीज हो रही है, करंट मैक्सिमम से डिक्रीज होगी, अगेन इंडक्टर जो है वो से अब्रप्टली डिक्रीज नहीं होने देगा, तो स्लोली डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीजिंग स्टेट में है, यहां से यहां डिक्रीजिंग स्टेट में करंट डिक्रीज हो गई है। करंट डिक्रीज हो गई है तो मैग्नेट फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेट फील्ड डिक्रीज होगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, अब कैपेसिटर फर्दर चार्ज हो जाएगा, करंट अभी भी फ्लो कर रही है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहां आ रही है। रिमेंबर ये प्लेट न्यूट्रल था, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल रही है तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले प्लेट पे आ जाएगी तो वो पहले से न्यूट्रल था, अब पॉजिटिव चार्ज आ गई तो पॉजिटिवली चार्ज बन गया। सो कैपेसिटर की चार्ज जो है वो फिर से इंक्रीज हो गई, विद द रिजल्ट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, विद द रिजल्ट उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। सो दिस टाइम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम मैग्नेट फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और रिमेंबर करंट जो वो डिक्रीजिंग स्टेट में है, अल्टीमेटली करंट जो है वो वापस जीरो बन रही है। करंट जीरो जब बन जाएगी तब चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मैक्सिमम, उसके हमने पहले ही बात की 2 बार। सो कैपेसिटर की चार्ज उस टाइम मैक्सिमम होगी, इंडक्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सारी एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में हो जाएगी। देन द सेम थिंग विल बी रिपीटेड, देन द सेम थिंग विल बी रिपीटेड, देन द सेम थिंग विल बी रिपीटेड। So what's happening to different quantities here? करंट को देख लें, करंट जीरो, करंट काउंटर क्लॉकवाइज इंक्रीज हो गई, करंट काउंटर क्लॉकवाइज मैक्सिमम बन गई, करंट काउंटर क्लॉकवाइज डिक्रीज हो गई, करंट काउंट जीरो बन गई, करंट अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज हो गई, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैक्सिमम बन गई, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिक्रीज हो गई, करंट जीरो। सो अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहेंगे, करंट जीरो इंक्रीजेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, डिक्रीजेस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जीरो देन इंक्रीजेस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम इन द नेगेटिव डायरेक्शन, डिक्रीजेस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जीरो increases in the positive direction, maximum in the positive direction, decreases in the positive direction, zero increases in the negative direction, maximum in the negative direction, decreases in the negative direction, again becomes zero. So the process continues. So current जो है continuously क्या हो रही है, zero increases in one direction, maximum in that direction, decreases in that direction, zero again increases in the opposite direction, maximum in the opposite direction, decreases in that opposite direction, again zero. So current जो oscillate हो रही है, करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल चेंज कर रही है। ओके, आफ्टर रेगुलर इंटरवल चेंज कर रही है, कहां पर चेंज कर रही है, यहां पर चेंज कर रही है। इससे पहले काउंटर क्लॉकवाइज थी, इसके बाद क्लॉकवाइज है, यहां पर चेंज कर रही है। इससे पहले क्लॉकवाइज थी, इसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज है, तो यहां पर फिर से चेंज कर रही है, यहां पर फिर से चेंज कर रही है, यहां पर फिर से चेंज कर रही है। सो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। सो करंट इज ऑसिलेटिंग। Okay, current is oscillating. Is it oscillating sinusoidally, simple harmonically or not? वो हम quantitatively जब इसको ट्रीट कर लेंगे तो हम थोड़ी देर में देख लेंगे। So फिलहाल करंट जो है वो ऑसिलेट कर रही है। ओके, करंट जो है वो ऑसिलेट कर रही है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज ऑसिलेटिंग। रिमेंबर ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस पोलैरिटी को हमने पॉजिटिव पोलैरिटी कहा था। नीचे वाला प्लेट ऊपर वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसको हमने नेगेटिव पोलैरिटी कहा था। मैक्सिमम चार्ज in the positive with positive polarity, charge decreases with positive polarity, charge becomes zero, charge increases with negative polarity, charge becomes maximum, negative polarity, charge decreases, negative polarity, charge becomes zero, charge increases, positive polarity, charge becomes maximum, positive polarity, charge decreases, positive polarity, charge becomes zero, increases, negative polarity, maximum, negative polarity, decreases, negative polarity, zero, negative polarity, zero तो zero ही है, increases, positive polarity, maximum, positive polarity, decreases, positive polarity, zero. So charge जो है आप देख लें कि after regular intervals अपनी polarity जो है वो change कर रहा है, कैपेसिटर की चार्ज जो है, यहां पर चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो रही है। इससे पहले पॉजिटिव पोलैरिटी, इसके बाद नेगेटिव पोलैरिटी, यहां पर चेंज हो रही है। इससे पहले नेगेटिव पोलैरिटी, इसके बाद पॉजिटिव पोलैरिटी। सो व्हेनेवर दिस सर्किट क्रॉसेस दीज टू सिचुएशंस, दिस वन एंड द C and G, polarity of the capacitor, polarity of the charge of the capacitor reverses. So charge of the capacitor is again oscillating. Okay, again oscillating. बाद में देखेंगे कि simple harmonic है या नहीं।
what happens to the electric field? Electric field maximum downward direction में decreases downward direction 0, increases now upward direction, maximum upward direction, decreases upward direction 0, increases downward direction, maximum downward direction, decreases downward direction 0, increases upward direction, maximum upward direction, decreases upward direction 0, increases downward direction. So electric field आप देखें कि वो भी oscillate कर रहा है, after regular intervals अपनी direction को change कर रहा है, यहां और यहां पर change कर रहा है डायरेक्शन को. इससे पहले डाउनवर्ड, इसके बाद अपवर्ड, इससे पहले अपवर्ड, इसके बाद डाउनवर्ड. सो आफ्टर जब भी ये इस सिचुएशन को क्रॉस कर लेगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज हो जाएगी, और जब भी इस सिचुएशन को क्रॉस कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग. Okay, electric field is also, magnetic field is also oscillating. Magnetic field is zero. Magnetic field, यहां पर नोट कर ले, इस वाले केस में, इन केसेस में, इन 3 केसेस में करंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज है. तो करंट इज मूविंग डाउनवर्ड थ्रू द इंडक्टर, फ्लोइंग डाउनवर्ड थ्रू द इंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी. लेकिन यहां पर करंट की डायरेक्शन उल्टा है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टा होगी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड. देख रहे हैं यहां ऊपर वाले साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, यहां पर नीचे वाले साइड से बाहर आ रही है. तो आप नोट कर ले, यहां पर इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की ओर है, नीचे से बाहर आ रहा है, यहां पर अब ऊपर से बाहर आ रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर चेंज हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर चेंज हो रही है. यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड अपर साइड से बाहर आ रहा है, यहां पर लोअर साइड से बाहर आ रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग. एनर्जी इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग. सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में. अब पार्शियली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्शियली इन मैग्नेटिक फील्ड. अब सारी मैग्नेटिक फील्ड में, अब पार्शियली इन मैग्नेटिक फील्ड, पार्शियली इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में, पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड. सारी मैग्नेटिक फील्ड में, पार्शियली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड. सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो एनर्जी जो है वो भी ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो एनर्जी इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग. सिंपल हार्मोनिकली या नहीं वो बाद में देख लेंगे. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन्वॉल्व हियर इज ऑसिलेटिंग. Okay, almost everything involved here is oscillating. Charge of the capacitor is oscillating, current in the circuit is oscillating, electric field is oscillating, magnetic field is oscillating, energy is oscillating, everything is oscillating. और अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, जो हमने लिया है, कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं ली है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये ऑसिलेशंस जो होंगी वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी. दे विल कंटिन्यू टू बी देयर एट लीस्ट टिल डूम्सडे. बट प्रैक्टिकली वी नो कि रेजिस्टेंस लेस सर्किट पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली डैम्पिंग होगी. लेकिन ये थ्योरेटिकल आइडिया है कि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ऑसिलेशंस कंटिन्यू रहेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे. और नोट करें, इन ऑसिलेशंस को आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आप फोर्स नहीं कर रहे हैं इन ऑसिलेशंस को. आपने सिर्फ क्या किया था, आपने इनिशियल किक दिया था. इनिशियल किक दिया था. इनिशियल किक आपने क्या दिया था, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को रिमूव किया, स्विच ऑन कर दिया, बस. उसके बाद जो भी कुछ हुआ खुद ब खुद हुआ. विद इन द सिस्टम सारा प्रोसेस हो गया. ओके, विद इन द सिस्टम सारा प्रोसेस हो गया. सो अगर आपको ग्रेड 11 ऑसिलेशंस का याद हो, वी कॉल देम फ्री ऑसिलेशंस. ओके, फ्री ऑसिलेशंस. और फ्री ऑसिलेशंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वी कॉल दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो थिंग्स आर ऑसिलेटिंग हियर, चार्ज इज ऑसिलेटिंग. अब क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जो हम इसका लेंगे, जिसमें हम एग्जैक्टली देखेंगे कि करंट कैसे ऑसिलेट कर रही है, और चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन ऑसिलेशंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ना उसके लिए वो विल कंसिडर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां पर कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी. हाँ, अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, अलग से मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, हम मिला के लेकिन कांस्टेंट है. टोटल एनर्जी इज एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड. वो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी. तो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जो हमारा है वो वहीं से स्टार्ट होगा. ओके, वो वहीं से स्टार्ट होगा. सो मैं इसको इरेज कर लेता हूं एंड लेट्स स्टार्ट द क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट. ओके, सो अब क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं इसका. एलसी ऑसिलेटर. पहली डायग्राम मैंने ऐसी रखी है. सपोज कैपेसिटर की इनिशियल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, एंड एट एनी टाइम टी स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे. अब
एट एनी टाइम टी करंट आई के बराबर, चार्ज स्मॉल क्यू के बराबर। एट टी करंट आई है और चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू। सो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज और एनी टाइम पे चार्ज क्यू के बराबर है। नाउ एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर वो हमें पता है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर के बराबर है। ओके, कॉल दिस वन। और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर वो हमें पता है क्यू स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2c के बराबर है। Q is charge of the capacitor and C जो है वो capacitance of the capacitor है। Therefore total energy U से मैं उसे रिप्रेजेंट कर लूंगा is half of Li square plus Q square divided by 2C and this must be constant. Okay, this must be constant. दिस मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होती है। तो वो इसकी डिफरेंशिएशन मैं कर लूंगा 1/2 L तो कांस्टेंट है, आई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन ट्वाइस आई डी आई बाई डी टी प्लस 1/2C तो कांस्टेंट है। अब क्यू स्क्वायर की ट्वाइस क्यू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होती है। ओके, अब यहां पर 2 and 2 विल कैंसिल आउट, यहां पर भी 2 and 2 विल कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स L I डी आई बाई डी टी प्लस Q डिवाइडेड बाई C, Q डिवाइड बाई C, डी क्यू बाई डी टी इज I इज इक्वल टू जीरो। dq by dt, rate of charge flow with respect to time, या rate of change of charge of the capacitor with respect to time. So I and I will shift to the other side, 0 will eat it up. तो ये बन जाएगा L d by dt of, अब I के लिए मैं लिखूंगा dq by dt। यहां पर हमने dq by dt के बदले में I लिखा था, यहां पर मैं I के बदले में लिख रहा हूं dq by dt plus q divided by c is equal to 0. So this means L d2q by dt squared plus q divided by c is equal to 0, or I'll write it in the standard form d2q by dt squared plus 1 by LC into q is equal to 0. This is the differential equation. Okay, this is the differential equation जो oscillations को describe कर रही है। Okay, जो oscillations को describe कर रही है। Differential equation for LC oscillations. अगर आपको ग्रेड 11 का याद हो तो आप डायरेक्टली यहां से ही फिर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चार्ज क्यू इज ऑसिलेटिंग, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन है, और साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस। ओके, साइनोसॉइड यानी कि सिंपल हार्मोनिकली चार्ज चेंज हो रही है, सिंपल हार्मोनिकली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज चेंजिंग, एंड दिस थिंग बीइंग ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर, तो वो हम अलग से भी निकाल देंगे। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशंस। Okay, differential equation for LC oscillations. Let's call this equation 3. हमें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। Now let's move on. तो ये तो differential equation थी। अब चार्ज की एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी और करंट की इक्वेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। मैं इसको अब इरेज कर लेता हूं। सो फिलहाल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, d2q बाई dt स्क्वायर्ड प्लस 1 बाई LC इंटू q इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन 3 कहा था। ओके, इक्वेशन 3 कहा था। अब चार्ज एंड करंट ऑसिलेशंस, इक्वेशन 3 का जनरल सॉल्यूशन जो है, जिनका आप में मैथमेटिक्स होगा, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी तो यू मस्ट नो कि देयर इज नो वे कि हम इसका सॉल्यूशन डिराइव कर लेंगे। इट्स ऑल हिट एंड ट्रायल मेथड, इट्स ऑल गेस वर्क। सो वी नो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दैट
Q is equal to capital Q cos of ओमेगा जीरो मैं लिखूंगा ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव. Call this equation 4. Okay, so Q is equal to capital Q cos of omega 0 t plus 5. So इस इक्वेशन से भी अगेन यू कैन सी कि चार्ज जो है दैट इज चेंजिंग साइनोसॉइडली कोसाइनोसॉइडली कॉस के हिसाब से चेंज हो रही है एंड दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक चेंज. ओके, सो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज चेंजिंग सिंपल हार्मोनिकली विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0. वो किसके बराबर है वो हमें देखना है. और फाई इज द फेज कांस्टेंट जिसकी फिलहाल हम इस टॉपिक में बात नहीं कर लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में हम उसकी बात कर लेंगे, अलग से इसकी बात कर लेंगे. सो फिलहाल इट्स द फेज कांस्टेंट, सो लीव इट. ओमेगा 0 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि किसके बराबर है. कैपिटल Q इज द मैक्सिमम चार्ज, दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और रिमेंबर हमने कहा था कि ये ऑसिलेशंस फोर्स्ड ऑसिलेशंस नहीं है, फ्री ऑसिलेशंस है. तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दिस इज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सिस्टम विल लव टू ऑसिलेट विद दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विद दिस स्पेशल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, दिस इज अबाउट चार्ज. नाउ करंट जो है वो इसी की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल, इसकी आप डिफरेंशिएशन कर लें. कैपिटल Q तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा. कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस ओमेगा 0 साइन ओमेगा 0 टी प्लस 5. ओके, माइनस Q ओमेगा 0 साइन ऑफ ओमेगा 0 टी प्लस 5. तो दिस इज करंट. अब करंट जो है वो भी आप देख सकते हैं कि साइनोसॉइडली चेंज हो रही है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ये होगा. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू कब होगा करंट का? अब Q तो चेंज नहीं हो रहा है, Q इज द मैक्सिमम चार्ज, वो चेंज नहीं होगी. स्मॉल Q चेंज हो रहा है लेकिन टोटल चार्ज जो है वो मैक्सिमम चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रही है. ओमेगा 0 कांस्टेंट है तो ओनली साइन चेंजेस. साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 या फिर -1 दूसरे साइड से. तो मैक्सिमम करंट जो होगी वो ये होगी. सो आई विल रीराइट इट दिस वे, I इज इक्वल टू माइनस कैपिटल I, चलिए वहां पर हमने कैपिटल Q यूज किया, यहां पर कैपिटल I यूज करते हैं, साइन ऑफ ओमेगा 0 t प्लस 5. कॉल दिस इक्वेशन 5. ओके, इन दोनों को इक्वेशन 5. अब करंट इज ऑल्सो चेंजिंग साइनोसॉइडली, लेकिन चार्ज और करंट के बीच में देयर इज सम फेज डिफरेंस. कॉस इन्वॉल्व है, यहां पर साइन इन्वॉल्व है, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू. सो चार्ज भी साइनोसॉइडली चेंज हो रही है, सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रही है, और करंट भी सिंपल हार्मोनिकली चेंज हो रही है, लेकिन चार्ज और करंट के ऑसिलेशंस में देयर इज सम फेज डिफरेंस. नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये जो ओमेगा 0 है, लेट्स फाइंड दिस आउट. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब इक्वेशन 4 से मेरे पास Q है, इक्वेशन 5 से मेरे पास dQ बाई dt है. मैं क्या कर लूंगा, इक्वेशन 5 के एक और बार डिफरेंशिएशन कर लूंगा टू फाइंड आउट d2Q बाई dt स्क्वायर. फिर इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और वहां से ओमेगा 0 हम देखेंगे कि किसके बराबर है. सो फ्रॉम 5 d2Q बाई dt स्क्वायर. ओके, दूसरी बार है डिफरेंशिएशन, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, अब साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, ये ओमेगा 0 फिर से आएगा, माइनस Q ओमेगा 0 स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा 0 t प्लस 5. अगर आपको याद हो, साइन ऑफ ax प्लस b की डिफरेंशिएशन होती है a cos ax प्लस b. तो वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं, a के बदले में ओमेगा 0 और b के बदले में 5. सो d2Q बाई dt स्क्वायर्ड मिल गया, माइनस Q ओमेगा 0 स्क्वायर्ड कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5. कॉल दिस इक्वेशन 6. अब 4 से Q का वैल्यू और 6 से d2Q बाई dt का वैल्यू इक्वेशन 3 में यूज करते हैं. सो 4 and 6 in 3 implies d2Q बाई dt स्क्वायर्ड माइनस Q ओमेगा 0 स्क्वायर cos of
ओमेगा 0t प्लस फाइव प्लस 1/LC क्यू के बदले में ये कैपिटल क्यू कॉस ऑफ ओमेगा 0t प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ओके, इज इक्वल टू जीरो। अब नोट कर लें Q और Q दोनों जगहों पर हैं कॉस ओमेगा 0t प्लस फाइव, कॉस ओमेगा 0t प्लस फाइव आप कॉमन ले सकते हैं और दूसरे साइड से शिफ्ट कर सकते हैं, जीरो विल ईट इट अप। तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एंड देन यहां पर 1/LC is equal to 0. So this implies minus omega 0 squared is equal to minus 1 by LC, which means omega 0 is equal to 1 divided by root of LC. Square को दूसरे साइड से root बन जाएगा, square root of 1 is just 1 root of LC. So this thing is natural angular frequency. Natural angular frequency. So system will allow to oscillate with an angular frequency 1 by root of LC. So L और C values जो हैं they will decide कि angular frequency जो है वो system की किसके बराबर होगी. They will decide कि system की angular frequency किसके बराबर होगी. Remember undamped oscillations हैं. Okay, undamped oscillations हैं. Undamped oscillations क्यों थी? क्योंकि resistance नहीं है. रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हुआ था, विद द रिजल्ट ऑसिलेशंस जो हैं वो कंटिन्यूअस थी, वो अनडैम्प्ड थी. लेकिन अगर रेजिस्टेंस हुई, इससे पहले कि मैं एनर्जी ऑसिलेशंस की बात करूं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस की बात, अगर रेजिस्टेंस हुई तो हमें पता है कि एनर्जी विल डिसिपेट. एनर्जी डिसिपेट होगी तो धीरे धीरे ऑसिलेशंस विल डाई आउट. ओके, ऑसिलेशंस विल डाई आउट. लेकिन ऑसिलेशन तब भी होंगी किसी हद तक, ओके, किसी टाइम तक ऑसिलेशन तब भी होंगी प्रोवाइडेड ओवर डैम्पिंग ना हो. अब मेरा जो पॉइंट यहां पर है, विल एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रेजिस्टेंस हियर. सो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली चेंज होती है. ओके, वो स्लाइड, मैं यहां पर सिर्फ वैल्यू लिखूंगा. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद आर. ओके, जब इसमें रेजिस्टेंस भी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 प्राइम से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, इज इक्वल, मैं डायरेक्टली वैल्यू दूंगा. ओके, अंडर रूट ऑफ 1/LC, अंडर रूट ऑफ 1/LC, तो यही फिलहाल तो यही है. और एक टर्म लेकिन इसके साथ है माइनस R डिवाइडेड बाय 2L squared. Okay, R divided by 2L squared. So angular frequency जो है वो डिक्रीज हो रही है. You can see वो डिक्रीज हो रही है. 1/LC तो वही था, लेकिन कुछ कम अब हुआ है, माइनस अब है. So it is decreasing by some value. Okay? For moderate values of resistance ये जो है थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा. अगर बहुत ज्यादा वैल्यू होगा R का तो शायद ऑसिलेशंस ही नहीं होंगी, ओवर डैम्पिंग होगी या क्रिटिकल डैम्पिंग होगी. खैर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे फिलहाल यहां पर. सो वी हैव नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ LC. हमारी आर्ग्यूमेंट के लिए जो हमारा आगे चलेगा, सर्किट्स जो हम डील कर लेंगे, वहां पर हम R का वैल्यू जो है वो मॉडरेट वैल्यू लेंगे. ओके, R का वैल्यू मॉडरेट वैल्यू लेंगे तो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर रहेगी, 1 बाय रूट ऑफ LC के ही बराबर रहेगी. ओके, R वैल्यू जो है वो हम काफी कम मॉडरेट वैल्यू लेंगे, विद द रिजल्ट नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज बाय मच. सो लेट्स लुक एट द एनर्जी ऑसिलेशन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट एनर्जी ऑसिलेशंस. एनर्जी ऑसिलेशंस, हमने चार्ज और करंट के बारे में देखा. Q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉस ऑफ ओमेगा 0t प्लस फाइव, ये इक्वेशन 3 थी शायद. और करंट की इक्वेशन हमने देखी थी, करंट I इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q ओमेगा 0 साइन ऑफ ओमेगा 0t प्लस 5. ये वाली इक्वेशन 4 थी और 5.
अब एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एनर्जी इन द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर हमें पता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c के बराबर है। क्यू का वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लें, सो क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2c। नाउ यू कैन सी कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज चेंजिंग विद टाइम as cos square, square of cosine function. So it's not sinusoidal oscillations तो है, लेकिन sinusoidal oscillations नहीं है with this amplitude, q square divided by 2c amplitude है, okay, q square divided by 2c amplitude है। और energy of the magnetic field जो है, energy of magnetic field यानी कि energy in the inductor, वो हमें पता है 1/2 Li² के बराबर है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू ये माइनस स्क्वायर इज प्लस, तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर और L साथ में है, नीचे 2 साथ में है, और साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5। अब ओमेगा 0 जो है वो हमें पता है 1/√LC के बराबर है। अब यहां पर ओमेगा 0 स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा 0 स्क्वायर के बदले में आई राइट 1/LC। रिमेंबर ओमेगा 0 अभी हमने देखा इज 1/√LC, तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज 1/LC, और साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5। So L and L will cancel out. So this is q square divided by 2c sine square omega 0 t plus 5 ub. So energy of the magnetic field जो है वो भी oscillate कर रही है, but not sinusoidal, but not simple harmonically. Sine square is involved. So simple harmonically नहीं, लेकिन oscillations हैं with this amplitude. This is for the electric field and this is for the magnetic field. अब टोटल एनर्जी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, हमने सारी शुरुआत जो है वो वहीं से की है, ओके, सारी शुरुआत वहीं से की है। अब टोटल एनर्जी जो है वो UE प्लस UB के बराबर, फिर से देख लेते हैं। अब क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज अ कांस्टेंट। रिमेंबर चार्ज ऑफ द कैपेसिटर चेंज हो रहा है, लेकिन कैपिटल क्यू जो है दैट इज मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज नॉट चार्ज एट एनी टाइम, दैट इज मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विच इज कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज कांस्टेंट। सो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ओके, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। UE UB चेंज हो रहे हैं, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, बट नॉट साइनोसॉइडली, बट नॉट सिंपल हार्मोनिकली, लेकिन ऑसिलेट कर रहे हैं। टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं इनका ग्राफ जो होगा वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, मैं इस वाले को इरेज कर लूँगा। So this is time, energy UE, UB और टोटल U, तीनों। टोटल U जो है दैट्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। अब UE और UB जो है उसके लिए थोड़ा सा मैं यहां पर मैं फाई का वैल्यू जो है वो 0 लूंगा, ओके, फाई का वैल्यू 0 लूंगा। अब UE का ग्राफ जो है अगर फाई 0 के बराबर है,
टी भी जीरो के बराबर है, तो ये सारा जीरो बन जाएगा, कॉस ऑफ जीरो इज 1। सो यू ई जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द मैक्सिमम। ओके, वो स्टार्ट कर लेगा फ्रॉम द मैक्सिमम। और ग्राफ फिर कोसाइन स्क्वायर वाला ग्राफ होगा। ये यू ई के लिए होगा और फिर जाके यू बी के लिए विद फाई इक्वल जीरो, टी इक्वल जीरो, ये सारा जीरो बन जाएगा, साइन ऑफ जीरो इज जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दिस वन इज फॉर यू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फिर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम बन रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो जीरो के बराबर। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम। सो एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है लेकिन नॉट सिंपल हार्मोनिकली, कॉस स्क्वायर इन्वॉल्व है, साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है, सो नॉट सिंपल हार्मोनिकली। यू ई, यू बी और यू। और एक चीज हम यहां पर कंपैरिजन कर लेंगे, अगर आपको ग्रेड 11 का याद हो, वहां पर आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो देखा होगा। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो देखा होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपने ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कंपैरिजन होगा, काफी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, काफी बार यूजफुल रहता है इंजीनियरिंग साइंसेज में। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शन लेस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग और आपने ये ब्लॉक लगा दिया स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक ऑफ मास एम जीरो। जब आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं टू सम पोजीशन, सम अदर पोजीशन से ए पे, फिर जाके ब्लॉक जो है छोड़ के ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन ए एंड माइनस ए, और वहां पर जब भी ब्लॉक जो है वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, और जब भी ये जाएगा अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। और जब भी ये जाएगा अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, यहां या यहां, तो स्प्रिंग या तो एक्सपैंड हो रही है या फिर कंप्रेस हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। तो यहां पर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां पर एनर्जी चेंज हुई थी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद हो दैट वाज 1/2 k x स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट्स 1/2 m v स्क्वायर। रिमेंबर v जो है दैट इज dx/dt। यहां पर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जो है दैट्स 1/2 li स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो है दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ओके, और I जो है वो Q की डिफरेंशिएशन है, V जो है जो X की डिफरेंशिएशन है, I जो है वो Q की डिफरेंशिएशन है। मास के बदले में आपके पास L है, और K के बदले में आपके पास 1/c है। सो मास इज रिप्लेस्ड बाय L। सो इक्विवेलेंट ऑफ मास जो है दैट इज इंडक्टेंस। ओके, रिमेंबर इंडक्टर अपोजेस ऑलवेज, इट्स मेजर ऑफ इनर्शिया, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सो मास के बदले में यू हैव इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और स्प्रिंग कांस्टेंट के बदले में यू हैव 1/c इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंस, और x के बदले में यू हैव q, और v के बदले में यू हैव I। v जो dx/dt होता है और I जो dq/dt होता है। इसके डिफरेंशिएशन v और इसकी डिफरेंशिएशन I। ओके, सो ये अब
टेबल फॉर्म में ये कंपैरिजन मैं यहां पर दूंगा। spring block system, and then we have LC oscillator. Okay, LC oscillator. एलिमेंट कौन सा है, एनर्जी, यहां पर भी एलिमेंट कौन सा है और एनर्जी। चलिए अब एलिमेंट जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हमारे पास है, एक तो स्प्रिंग है और दूसरा ब्लॉक है। स्प्रिंग के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर लेते हैं विच इज 1/2 kx², और ब्लॉक के साथ हम काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करते हैं विच इज 1/2 mv², विद v इक्वल टू dx/dt, विद v इक्वल dx/dt। और एलिमेंट्स में एलसी ऑसिलेटर में एलिमेंट में हमारे पास कैपेसिटर है और इंडक्टर है। कैपेसिटर की एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैं लिखूंगा Q² डिवाइड बाई 2 सी, रिमेंबर वो मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 1/c इंटू Q², ताकि एक्सप्लिसिट हो जाए। 1/2 तो 1/2 ही है, x के बदले में Q है और k के बदले में 1/c है। और इंडक्टर की एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, और वो होती है, वो हमें पता है 1/2 Li²। 1/2 1/2 ही है, m के बदले में L है और v के बदले में I है, और यहां पर I जो है दैट इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई dt। ओके, dq बाई dt। यहां पर k है, यहां पर 1/c है, यहां पर m है और यहां पर L है। ओके, सो इट गोज लाइक दिस। सो x के बदले में वी हैव q, चलिए वो भी लिखते हैं। x के बदले में u है q, वो लास्ट में अब आ गया। x के बदले में u है q, v के बदले में u है I, k के बदले में u है 1/c और m के बदले में u है L। सो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, काफी यूजफुल रहता है इंजीनियरिंग साइंसेस में, इंजीनियरिंग में। चलिए ये था रिगार्डिंग LC ऑसिलेशंस।